अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा बायो का चैप्टर नंबर 10 है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो रिस्पायरेशन करा रहा हो उसको हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर ना हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम के दो तरह के होते हैं, एक सेलुलर रिस्पायरेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन में हमारे पास ये होता है कि वहाँ पे ना फूड की ब्रेक डाउन करवा के एनर्जी हासिल की जा रही होती है सेल के अंदर, तो इसलिए हम इसको सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। और दूसरी हमारे पास होती है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, यानी कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन हासिल करके और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। तो ये हमारे पास है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तो पढ़ते हैं अभी क्या कहता है। यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास हाउ ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी आउट ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। वो कहता है आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि भाई ऑर्गेनिज्म ना फूड से एनर्जी कैसे हासिल करता है। तो फॉर दिस पर्पस ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट कैटाबॉलिक प्रोसेस इन देयर सेल्स कोलेक्टिवली कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। वो कहता है इस पर्पस के लिए ऑर्गेनिज्म कैटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड की ब्रेक डाउन होती है। कहाँ पे होती है? सेल के अंदर होती है, जिसको हम कोलेक्टिवली सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे कि आप वुमेन्स के अंदर ले सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। ये तीनों प्रोसेस हमारे पास फूड की ब्रेक डाउन करवाते हैं और वहाँ से एनर्जी हासिल करते हैं। दिस प्रोसेस यूज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है और प्रोड्यूस क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड करता है। आगे कहता है द टर्म एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट। ये कहाँ से ऑक्सीजन लेता है? एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेता है। एंड द डिस्पोजल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट एट द बॉडी सिस्टम लेवल। और कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्पोजल कर देता है, रिलीज कर देता है एनवायरनमेंट के अंदर एट द बॉडी सिस्टम लेवल। यानी कि अब इसका भी कोई सिस्टम होता है बॉडी के अंदर। इट इन्वॉल्व ब्रीथिंग एंड द एक्सचेंज ऑफ गैस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द कैपिलरीज। ये ब्रीथिंग के जरिए इन्वॉल्व मतलब करता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन के जरिए करता है। द ऑर्गन्स व्हिच कैरी आउट दिस प्रोसेस कांस्टिट्यूट द रिस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि वो कहता है अब ये वो ऑर्गन जो इस प्रोसेस को करते हैं या इस अमल को करते हैं उसको हम रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो आगे हमारे पास है रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। मतलब कि मैंने आपको समय पहले ही बताया था कि जो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम जो रिस्पिरेशन करा रहा हो। रिस्पिरेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक सेलुलर रिस्पिरेशन और दूसरा एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। उसको हम रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। पढ़ेंगे हम आगे भी क्या होता है इसके अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गन्स दैट कैरी आउट एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड डिस्पोजल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द बॉडी सिस्टम लेवल। वो कहता है कि ये एक ऐसा ऑर्गन पर मुश्तमिल होता है जो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन करता था। मेन ऑर्गन्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम आर द लंग्स। अब इसके जो मेन ऑर्गन्स होता है ना रिस्पिरेटरी सिस्टम को जो करवाता है, जो अहम होता है, वो लंग्स होते हैं। आपने सुना होगा फेफड़ों के बारे में कि वो ब्रीथिंग के अमल में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। विच प्रोवाइड, ये तो आम सी बात है, सबको पता होती है। विच प्रोवाइड सुटेबल रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर दिस गैसेस एक्सचेंज। वो कहता है कि ये हमारे पास जो लंग्स होते हैं वो एक सुटेबल रेस्पिरेटरी सरफेस देते हैं गैसेस एक्सचेंज की। तो अब आगे पढ़ेंगे कि भाई रेस्पिरेटरी सरफेस आके हमारे पास होती क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस। तो रेस्पिरेटरी सरफेस मीन द एरिया वेयर एक्चुअल गैस एक्सचेंज occurs बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द ब्लड। वो कहता है कि रेस्पिरेटरी सरफेस हमारे पास एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे असल में गैस एक्सचेंज हो रही होती है इन्वायरमेंट और ब्लड के दरमियान। दिस गैसेज एक्सचेंज occurs थ्रू डिफरेंट। अभी कहता है ये जो गैस एक्सचेंज होती है डिफरेंट की तरह होता है इन ह्यूमंस एंड अदर वर्टिब्रेट्स व्हिच ब्रीथ इन एयर। वो कहता है वो ह्यूमंस और वो वर्टिब्रेट्स हम कहते हैं जिनके पास वर्टिबल कॉलम होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, उसको कहते हैं। जो हवा में सांस लेती है, मतलब कि वो ऑक्सीजन को कहाँ से लेता है? ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज फ्रॉम द ब्लड टू एयर। ऑक्सीजन को वो हवा से लेते हैं और उसको कहाँ डिफ्यूज कर देते हैं? ब्लड के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड को वो डिफ्यूज कहाँ, मतलब कहाँ से लेते हैं? ब्लड से लेते हैं और हवा में भेज देते हैं। द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज इनेबल रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर इफेक्टिव डिफिशन ऑफ गैसेस अकॉर्ड देम। अब उसने हमें कुछ प्रॉपर्टीज बता रखी है रेस्पिरेटरी सरफेस की। टी है वो है इट इज़ मॉइस्ट एंड परमेबल। मतलब कि ये एक मॉइस्ट होती है, मतलब नमी जो इसके अंदर होती है ये वाटर को लूज नहीं होने देती। एंड परमेबल यानी कि इससे हवा आर पार हो जाती है, सो दैट गैसेस में पास थ्रू इट। इट इज़ थिन सो दैट गैसेस हैव टू ट्रेवल मिनिमम डिस्टेंस। वो कहता है ये ना थिन होनी चाहिए कि ना, मतलब देखें ये जो ना ये पतली होनी चाहिए, यानी कि ये सिर्फ एक सेल में मुश्तमिल होनी चाहिए ताकि ब्लड और एयर में ना ज़्यादा बड़ा यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस ना आए, ताकि बस ना ये थिन होगी तो मिनिमम डिस्टेंस आएगा हवा में और ब्लड में, जिसकी वजह से ना गैस ना बहुत कम ट्रेवल कर सकती है डिस्टेंस को। इट हैज़ अ ब्लड सप्लाई सो दैट गैसेस कैन डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ ब्लड। मतलब कि वो कहता है कि ना अब ये जो हमारे पास है ये जो थिन वन सेल है इसकी वजह से एयर और ब्लड के दरमियान हमारे पास जो मिनिमम डिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से गैस बहुत मिनिमम डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। तो इसके अंदर ना ब्लड सप्लाई भी होनी चाहिए, क्योंकि देखें ना गैसेज एक्सचेंज इनके दरमियान हो रही है, एयर के दरमियान और ब्लड के दरमियान हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ब्लड सप्लाई भी होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर गैसेज एक्सचेंज होंगी। तो आगे इट हैज़ स्ट्रेचल स्पॉट। मतलब स्ट्रेचल स्पॉट का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पे अपना एक खिड़की लेना, उसके साइडों पे दो पर्दे टाँक लें, है ना। अब जब तेज़ हवा चलती है तो वो दो पर्दे आपस में कोलैप्स नहीं हो जाते, यानी कि आपस में ना ऐसे करके ना वो क्या हो जाते हैं,
आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि करीब आ जाते हैं, एक-दूसरे के ओवरलैप हो जाते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि ना जब हम ना इन दोनों पर्दों को अलग-अलग साइडों पे ना धागे से बाँध देंगे, तो ये हवा हवा से हिलेंगे तो सही, लेकिन आपस में इकट्ठे तो नहीं होंगे ना एक जगह पे। तो इसी वजह से वो कह रहा है कि भई जब हम इन्हें स्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे, तो ये ओपन तो रहेंगे, इनका मुँह ओपन तो रहेगा, लेकिन ये आपस में कोलैप्स नहीं होंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखेंगे आप मिसाल के तौर पे, ये देखें, मतलब मिसाल के तौर पे कहेंगे, देखिए ये एक थिन वन सेल है, यहाँ पे ना इसकी दूसरी आ रही है। फिर इनको हम स्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे ना, तो ये आपस में ना ऐसे करके ना आपस में मिलेंगे नहीं, ऐसे बंद नहीं होंगे। ये ऐसे करके सिर्फ़ ओपन ही रहेंगे। तो इट इज़ लोकेटेड इंटरनली। अब वो कहता है कि ना ये अंदरूनी तौर पे पाए जाएँ, सो दैट इट्स मॉइस्ट सरफेस डज़ नॉट लूज़ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सिंपल सी बात है, अगर वो एक्सटर्नली तौर पे होते तो ड्राई हवा उन्हें सुखा देती, जिसकी वजह से वो वाटर को लूज़ कर देते, बार-बार एवापोरेट होते रहते, तो इसलिए वो इंटरनली है, तो यानी कि वो मॉइस्ट रहेंगे, जिसकी वजह से वाटर लूज़ नहीं होगा। अब वो कहता है जिस तरह ना ब्लड सप्लाई ज़रूरी होती है गैसेज़ एक्सचेंज में, तो इसी तरह वो कहता है एयर वेंटिलेट्स ओवर इट, मूव्स टुवर्ड एंड अवे फ्रॉम इट। सिंपल सी बात है कि जब गैसेज़ एक्सचेंज किनके दरमियान में, ब्लड और एयर के दरमियान में, तो ब्लड सप्लाई भी ज़रूरी है और हवा का अंदर और बाहर आना-जाना भी ज़रूरी है। एयर इज़ टू इट आफ्टर पासिंग अ ब्रांच ट्यूबुलर वे, सो दैट एयर बिकम्स सैचुरेटेड विद वाटर वेपर बिफोर रीचिंग इट। अब देखें, ये जो हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस है, ये हमें किसने प्रोवाइड करी है? लंग्स ने। अब लंग्स के अंदर ना एलोविलाई पाया जाता है, जो गैसेस एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही करवाते हैं गैसेस एक्सचेंज, है ना। अब ना एलोविलाई तक पहुँचने के लिए ना हमारे पास ना एक ट्यूबुलर पाथवे होता है, मतलब कि एक रास्ता होता है। जैसे अब आप देखें, नोज़ से नेज़ल कैविटी में जाएगा, फिर फेरिंक्स में जाएगा। अब ये ना हमारे पास क्या, ये ना हमारे पास जो हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या फिर कोई हार्मफुल केमिकल्स वगैरह, तो उनको रास्ते में रोक लेती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ना ब्रांच ट्यूबुलर वे बनाया है। मतलब हर पाथवे का अलग-अलग रास्ता बनाया है, जिसकी वजह से हमारे पास एयर क्या हो जाती है? मॉइस्ट हो जाती है, वाटर वेपर उसमें नमी आ जाती है। कहाँ पहुँचने से पहले? एलोविलाई पहुँचने से पहले, क्योंकि अगर ड्राई एयर वहाँ पे पहुँच जाएगी डायरेक्ट, तो फिर वो हमारा नुकसान करेगी, जिसकी वजह से हमें कोई रिस्पायरेटरी फंक्शन, मतलब डिसऑर्डर वगैरह हो सकते हैं, कोई बीमारियाँ हो सकती हैं। तो इसलिए हमारे पास ये जो ट्यूबुलर पाथवे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि ये एयर को ना डस्ट पार्टिकल से अलग कर सकें, उसे मॉइस्ट कर सकें एलोवेरा तक पहुँचने से। करती हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।